पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे यील्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेल, किस तरह से हम उसकी ज्ञात कर सकते हैं वेल की, जिसमें हमारे पास एक पंपन मेथड था और एक था पुनर्प्राप्ति मेथड। चलिए अब जो हमारा टॉपिक है वो है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन वेल। तो कौन कौन सी जो आपको स्टेप्स और कौन कौन सी आपको मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हुए कुएं को निर्माण करना है। चलिए तो पढ़ते हैं क्या इंट्रो में लिखा हुआ है। छोटे क्षेत्र की सिंचाई के लिए उथले कुएं खोदे जाते हैं। ये कुएं 2 मीटर से 6 मीटर व्यास के तथा 5 मीटर से 10 मीटर गहरे होते हैं। ये इनके लिए डेटा दिया हुआ है कि अगर हम शैलो वेल खोदना है तो उनकी जो हमें डायामीटर 2 से 6 मीटर रहेगी और जो डेप्थ है वो 5 से 10 मीटर के बीच में। इनको ऊपरी प्रवेश स्तर तक ही खोदा जाता है। जलोढ़ मृदा में उथला कुएं बनाने की विधि नीचे दी जा रही है, क्योंकि ऐसी मृदा अधिक गहरी खुदाई में सीधी नहीं टिक पाती, अतः कुएं की भीतरी ऊर्ध्वाधर पक्की गोलाई बनाई जाती है। तो ये हो गया उसके इंट्रो के बारे में, आपने कैसे कैसे करना है। तो अब जो सेकंड स्टेप है वो है, तो अब जो आपको काम करना है वो साइट का सिलेक्शन करना है कि हमें कहाँ पे किस जगह पे वेल को बनाना है। तो कुएं को खेत की सबसे ऊंची जगह पर खोदना चाहिए ताकि फसलों के लिए प्रवाह सिंचाई संभव हो सके। तो जैसे लिफ्ट इरिगेशन में पानी क्या करता है, जो स्लोप से नीचाई की तरफ फ्लो करता है, तो इस तरह से हमें उस लोकेशन को रखना चाहिए कि वहाँ से अगर हम पूरे खेत में पानी पहुँचा सकें। अब जो थर्ड स्टेप है वो है गड्ढा खोदना। गड्ढा खोदना स्थल चयन के बाद उस स्थान पर 2-3 मीटर गहरा और कुएं के व्यास से कुछ बड़ा गड्ढा खोद लिया जाता है। गड्ढे से निकली मिट्टी को दूर फेंक देना चाहिए ताकि ये पाँव से खिसक कर कुएं में फिर से न गिर जाए। अब जो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कुएं का चक्का लगाना। कुएं का चक्का लगाने का मतलब होता है हम जो सॉइल होती है, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो दोमट मिट्टी या जो जलोढ़ मिट्टी होती है, इसकी जो सॉइल अगर ज़्यादा गहराई तक हम गड्ढा कर देते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में या फर्मली उसमें इशू आ सकते हैं, जिसके लिए और इस इशू को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके आसपास चारों तरफ एक जाल टाइप का, जिसको वेल कर्व कहते हैं, एक बनाते हैं। ये रेनफोर्समेंट का भी हो सकता है और दूसरे मटेरियल का भी हो सकता है, जिससे पहले हमने बात की थी। तो देखें क्या है, ये कुएं का आधार होता है जिस पर कुएं का स्टेनिंग बनाई जाती है। स्टेनिंग का क्या मतलब था गाइस, हम जो लाइनिंग करते हैं कुएं की, वो चीज़। कुएं का चक्का लकड़ी, इस्पात या कंक्रीट का बनाया जाता है और बैलगाड़ी के पहिए की शक्ल का होता है। ये चक्का पहले से ही बना लिया जाता है।
कंक्रीट का चक्का गड्ढे में ही बनाया जाता है। कुएं के चक्के के नीचे गोलाई में लोहे का कर्तन कटिंग एज लगाया जाता है जो कुएं के धंसने में सहायक होता है। अब देखें, एक इसका प्लान दिया हुआ है, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। वेल स्टैंडिंग क्या हो गई, जो हम उसको लाइनिंग करते थे। अब जो नेक्स्ट टर्म है, ये अब गोला बनाने की विधि दी हुई है, किस तरह से हमने उसको सिंक करना है। ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अब ये जो कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं इसके, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, देखें ये जो हो गया आपका, जो हमने लाइनिंग की थी वो हिस्सा हो गया, और ये जो एक्यूफर है जहाँ से पानी इसको मिल रहा है, और ये जो हमारा था वो ये चीज़ हो गई कूप कर्व, और ये वाटर टेबल है ग्राउंड सरफेस का। यहाँ पे कोई इम्परवियस लेयर है जिसके ऊपर ये पानी ट्रैप हुआ है, जहाँ से हमको पानी मिल रहा है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा। अब 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 फाइनली जो टॉपिक है वो है कि अब हम वहाँ पे ट्यूबवेल को सेट कर चुके हैं, अर्थात लगा चुके हैं। अब वहाँ से इरिगेशन किस तरह से हमने करना है, तो पढ़ते हैं इसको। जब भूमि की अनेक जलधारी परतों को भेद कर उस पाइप या स्टेनर यांत्रिक विधि से पानी खींचा जाता है, इसे ट्यूबवेल कहते हैं। तो ये गाइस ऊपर वाला जो था वो जो हमारा एक ट्रेडिशनल टिपिकल इंडियन वेल के बारे में अब हम बात कर रहे थे। अब खोदने तक और गड्ढा खोदने तक और इसको एक पानी के निकालने के लेवल तक लाने के लिए, तो जो सारा इसमें जो टिपिकल वेल है और जो मॉडर्न ट्यूबवेल है उनका तो काम सेम ही रहता है। जो कुछ स्टेप सेम रहती हैं, सिवाय किसके, जो ट्रेडिशनल वेल थे उसमें हम पानी किस तरह से निकालते थे, बाल्टी के थ्रू उसमें रस्सी बांधकर। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मैकेनिकल मोटर का यूज़ करते हैं। अब देखें, एक साधारण खुले कुएं से 3 से 6 लीटर पानी, कुएं से 3 से 6 लीटर पर सेकंड से अधिक पानी, 3 से 6 लीटर पर सेकंड से अधिक पानी नहीं मिल पाता। ज़मीन से अधिक पानी प्राप्त करने के लिए नलकूप लगाए जाते हैं जो अनेक जलधारी स्तरों से पानी खींचते हैं। उत्तर प्रदेश में देखेंगे सबसे ज़्यादा मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है। उत्तर प्रदेश की जरूर मृदा के लिए नलकूप काफ़ी सफल सिद्ध हुए। पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाए गए हैं। अब ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। नलकूप सिंचाई के लिए अनुकूल स्थितियाँ।
कौन कौन सी वो सिचुएशन होगी जिसमें जो नलकूप है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जहाँ पे तो ट्यूबवेल लगाया जा रहा है वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, ये चीज़ हम देखते हैं। 95। अब देखें नलकूप सिंचाई के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या है ये। क्षेत्र में सिंचाई के लिए नलकूप जल की उचित तथा स्थायी मांग होनी चाहिए। निकट भविष्य में यदि नहर निर्माण की योजना है तो नलकूप पर किया गया व्यय सार्थक। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हमें ट्यूबवेल लगाने से पहले काफ़ी एहतियात के साथ काम लेना चाहिए। हमने ऐसी जगह पे ट्यूबवेल लगाने से परहेज़ करना है जहाँ से आने वाले समय में या मुस्तकबिल में उस एरिए से ये ना हो कि नहर कैनाल वगैरह वहाँ से निकाली जाए, जिससे क्या होगा आपका जो भी आपने वहाँ पे सरमाया खर्च किया हुआ है, कैपिटल जो खर्च किया हुआ है आपने, वो ज़ाया ना हो जाए। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। हाँ, और दूसरी चीज़ क्या थी जो इसके बारे में हमने बताया कि उसी जगह पे हमने ये जो चीज़ ट्यूबवेल है, ये जो इरिगेशन के जो सोर्स है, इसके लिए ज़रूरी है कि इसके लिए जो ग्राउंड वाटर है वो इनफ अमाउंट में होना चाहिए, तभी ये दे पाएगा पानी। जलधारी ये वही सेकंड पॉइंट में यही चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है। थर्ड पॉइंट क्या है, संचालन शक्ति। नलकूप संचालन के लिए सस्ती दर पर स्थायी रूप से बिजली उपलब्ध होनी चाहिए। डीजल से नलकूप चलाने पर अधिक व्यय पड़ता है। जल की गुणवत्ता। कूप से उपलब्ध पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त होना चाहिए, ना ही ज़्यादा उसमें क्षारीय लवण नहीं होना चाहिए। क्षारीय लवण कब होते हैं, जब उसका पीएच, वाटर का पीएच 7 से जब ऊपर होता है तब। और बेसिकली एक अच्छी फसलों के लिए हमने जो वाटर का पीएच है वो 6 से 7 के बीच में रहे तो बेहतर है। अब फिर आ गया नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नलकूप के लिए स्थल सिंचाई। कुछ पॉइंट हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 पॉइंट दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। जैसे कि पहले पॉइंट की बात करें तो बूलों की लंबाई न्यूनतम रखनी चाहिए, कि अगर जो एक कहने का मतलब है कि हमें ज़्यादा दूरी तक पानी को नहीं ले जाना चाहिए, जिससे क्या होता है जो वाटर लॉसेस होते हैं वो काफ़ी रहता है। बूलों की लंबाई न्यूनतम रखने के लिए, इससे रिसन एवं वाष्पन कम करने के लिए नलकूप सिंचाई क्षेत्र में लगभग मध्य में स्थापित होना चाहिए। किसी भी बूल की लंबाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए। ये भी एक फैक्ट बन गया, ये भी उसमें ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जा सकता है। अधिक क्षेत्र पर कमांड रखने के लिए नलकूप को सिंचाई क्षेत्र की सबसे ऊंची भूमि पर खोदना चाहिए, जिससे बूलों को आवश्यक ढाल प्राप्त हो सके। अब देखते हैं ये जो अब जो टॉपिक है ये इस
यूनिट का जो लिफ्ट इरिगेशन है, इस चैप्टर का ये सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक है। अब देखें, वैसे तो ये एक डेरिवेशन टाइप है। अब क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में होगा, तो ऑब्जेक्टिव में डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही जनरली आइडिया बता देता हूँ कैसे निकालते हैं ये। आप फाइनली इसका जो ड्राइव होकर जो फॉर्मूला निकल के आता है उसको याद रखिएगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमने क्या करना होता है, बेसिकली जो आसपास का जो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, क्योंकि हमें पानी वहीं से प्राप्त हो रहा है, तो उनका उस एरिया का बेसिकली इसमें इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखें तो कुएं की लंबाई क्या होगी, ये जो लिखा हुआ है। अब ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये जो है कुएं से लंबाई बराबर प्रभावी परिच्छेद का क्षेत्रफल इनटू पानी का वेग। वो एरिया जहाँ से पानी आ रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा और किस स्पीड के साथ आ रहा है, यही कुएं की लंबाई होगी। तो Q इक्वल टू APKS। अब देखें क्या क्या, A क्या हो गया, उसका एरिया हो गया। P क्या है, पोरोसिटी है उस क्षेत्र की। और S क्या है, एस देखें ऊपर लिखा हुआ है स्लोप है, ठीक है, जो ड्रा डाउन कर्व बना हुआ है उसका स्लोप हमने पहली क्लास में आप टेन थीटा से लेते थे, वही उसी तरह से इसको लिया गया है। तो इस चीज़ को, ये जो एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। और फाइनली जो निकल के जो चीज़ आती है अमाउंट, वो आप देखें वो होगा ये वाला। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये आ गया डिस्चार्ज, मतलब लीटर पर मिनट में आ गया ये। और के एक कोएफिशिएंट है जो जिसकी वैल्यू, हाँ देखें क्या लिखा हुआ है, इस हिस्से को आप याद रखिए। देखें Q इक्वल टू के एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लॉग 10 कैपिटल R अपॉन R लीटर पर मिनट, जिसमें के क्या है, पाई पी डॉट के इंटू 1000 2.3 24 इंटू 60। के को जलधारी परत का ट्रांसमिशन कांस्टेंट कहते हैं। अब ये के वगैरह एच वगैरह क्या है, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। वैसे तो मैं ये बोलूँगा आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देखें जो कैपिटल एच है वो है आपकी जो इम्परवियस लेयर है उससे लेकर जो वाटर टेबल है उसकी गहराई, और जो स्मॉल एच है वो इम्परवियस लेयर से जो ट्यूबवेल की आप में जो पानी बचा है जो उसकी गहराई। और ड्रा डाउन कर्व ऐसे बनेगा तो उसकी रेडियस देखें कैपिटल आर ले गई है, तो ये टर्म्स हैं उसके बारे में। अब ये न्यूमेरिकल है, जो अभी हम ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था उसी पे बेस। तो इस न्यूमेरिकल को आप लगा लीजिएगा, हो सकता है आ जाए। सीधे सीधे फॉर्मूले पर रख के आपको ये ऑब्जेक्ट में पूछ ले। तो देखें क्या लिखा हुआ है,
एक नलकूप का व्यास 30 सेंटीमीटर है। कुएं के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। कुएं की लब्धि ज्ञात कीजिए। एच बराबर क्या दिया हुआ है 40 मीटर और स्मॉल एच बराबर 35 मीटर। कैपिटल आर बराबर 300 मीटर। पी डॉट के बराबर पानी का रिसन वेग कितना है, वो 15 मीटर पर डे। तो फॉर्मूला सीधे हमने क्या लिखा, फॉर्मूला हमने लिखा Q इक्वल टू पाई पी के अपॉन 2.3 ब्रेकेट कैपिटल एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लॉग 10 कैपिटल आर अपॉन आर। तो वैल्यू देखें, अब हम रख देते हैं, पाई पाई रहेगा, पी के की वैल्यू देखें कितनी दी हुई, 15 मीटर पर डे और 2.3 कैपिटल एच देखें कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है और स्मॉल एच कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है लॉग 10। अब देखें कैपिटल आर 300 स्मॉल आर 0.15। तो देखें कितना आ गया 2332 मीटर क्यूब पर डे। अब देखें पर डे आ गया, अगर इसको हम उसमें भी मिनट में भी चेंज कर सकते हैं कि कितने मिनट में ये पर डे आ गया, इतना पानी मिलेगा। तो इसको हमने क्या किया, घन मीटर को इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 24 हमें पर मिनट चाहिए, तो डिवाइड बाई 24 इंटू 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, इसलिए कितना आ गया ये 1600 एक 1620 लीटर पर मिनट। अब देखें अगर आप इसको फर्दर 60 से डिवाइड कर देंगे तो पर सेकंड में आ जाएगा। ये इन्होंने क्या किया है, इसको 60 से डिवाइड कर दिया तो ये पर सेकंड में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि कुएं का डिस्चार्ज। अब देखें खुले कुएं का डिस्चार्ज का फॉर्मूला, आप इसको याद रखिएगा, के इक्वल टू के अपॉन ए इंटू एच, जिसमें क्यू क्या है डिस्चार्ज है और ए क्या है कुएं की तली का क्षेत्रफल और डिप्रेशन हेड है। एच बराबर डिप्रेशन हेड क्या था, इससे जो डिफरेंस होता है वाटर टेबल और वेल के टेबल का, और स्पेस पे कील्ड है। तो देखें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको आप लगा लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वेल। ये क्या चीज़ होगी, ये जो अगर हम अपने वेल की इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए जो भी हम तरीक़ेकार अपनाते हैं वो डेवलपमेंट ऑफ वेल के अंतर्गत आएंगे। कुएं की पानी देने की क्षमता बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें कुओं का विकास करना कहते हैं। निर्माण के तुरंत बाद कुआं अपनी पूर्ण क्षमता से पानी नहीं देने लगता, इसकी लब्धि को बढ़ाने के लिए उपाय करने पड़ते हैं, जिसे कुएं का विकास कहते हैं। पथरीली भूमि में बने कुएं की क्षमता बढ़ाने के लिए कुएं के भीतर हल्का विस्फोट किया जाता है। कुएं से शैलों में दरार पड़ती है और इन दरारों से अधिक मात्रा में पानी रिसकर आने लगता है।
नए बड़े कुओं में पानी निकलते रहने पर कुछ समय बाद बालू के महीन कण स्ट्रेनरों की जाली स्ट्रेनर गाइस वो चीज़ होती है, आपने देखा होगा अपने पहले के टाइम पे जो अपने घरों में भी जो हैंडपम्प होते थे तो उसमें एक जाली लगाकर हम डालते थे पाइप में, तो स्ट्रेनर्स उनको बोलते हैं कि जाली के चारों तरफ पानी चिपक कर छेदों को बंद करते हैं जिससे स्ट्रेनर चोक हो जाता है और कुएं की पानी की देने की क्षमता कम हो जाती है। तो इन्हीं पानी किस तरह से आता है, वो इन्हीं जालियों में से छन कर पाइप में आता है और जब ये जाली चोक हो जाती है तो पानी कम आने लगता है। तो इनको स्ट्रेनर को साफ़ भी करना रहता है हमें। आप देखेंगे कुछ साफ़ करने के तरीके दिए हुए हैं, जैसे नलकूप में ऊपर से उल्टी दिशा में अधिक प्रेशर बनाकर पानी भेजा जाता है जिससे कुएं के पानी में विचलन होता है। ये एक तरीका हो गया। ये आप तरीके हैं उसको साफ़ करने के। सर्जिंग, ग्रेवल पैकिंग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, चलिए इसको देख लेते क्या होता है। ये कुएं के पाइप में एक प्लंजर डालकर बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे गिराया जाता है जिससे पानी में विडोलन होता है। इससे रेत व मिट्टी के कण पानी में आ जाते हैं। ये क्या चीज़ है, चलो इसको मैं देखूँगा क्या है, समझ में नहीं आ रहा अभी। ग्रेवल पैकिंग देखते हैं क्या है। महीन कणों को स्ट्रेनरों में घुसने से रोकने के लिए चारों ओर बाहर की तरफ मोटी ग्रेवल भर दी जाती है। केसिंग पाइप ऊपर खींचने से पहले केसिंग पाइप तथा स्ट्रेनर के मध्य वलयाकार रिक्त में ये ग्रेवल भरी जाती है। ये एक फिल्टर का कार्य करती है। इस प्रकार बजरी भरने की क्रिया को श्रोडिंग ऑफ वेल कहते हैं। इस जो पॉइंट है, इस टर्म जो है इसको आप याद रखिएगा, श्रोडिंग ऑफ वेल क्या होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कुओं की विफलता। कौन कौन से वो कारण हैं जिससे जो कुएं के पानी देने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। नलकूप की लाभकारी आयु 15 से 20 वर्ष ली जाती है। नलकूप से पानी की लब्धि घट जाना अथवा रुक जाना इसकी विफलता कहलाती है। नलकूप की विफलता के निम्न कारण हो सकते हैं। एक तो कोरोशन और दूसरा क्या है, इंकुरेशन, पपड़ी जमने के कारण। और अब जो इसको जो फर्दर एलिब्रेट हम अगली क्लास में करेंगे।